जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है, उसे समझना है कि स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से इसमें रीजन्स हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये हमने थोड़ा सा सीखने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया? तो आज हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम से नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में देखिएगा जरा क्या डिफाइन हमने करना है। सुनिए, अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ components of white light, visual display of components of white light which is formed by dispersion of light when passed through a prism is called spectrum. Visual display of components of white light। ठीक है, कि उसको कंपोनेंट्स में डिस्पर्स करना, डिस्पर्स होने के बाद डिस्पर्शन कौन करता है? प्रिज्म करता है। डिस्पर्शन कह लें या डायफ्रैक्शन कह लें, बात एक ही है। डिस्पर्शन कह लें या फिर डायफ्रैक्शन कह लें, ठीक है, दोनों बातें एक जैसे ही हैं। तो विजुअल डिस्प्ले जो हमें नजर आए क्लियर व्हाइट लाइट का, उसे हम लोग कहते हैं कि ये है स्पेक्ट्रम। अब मैं अगर थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो इस तरह ट्रायंगल फॉर्म में आपको पता है इसे हम लोग क्या बोलते होते हैं? प्रिज्म बोलते होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते होते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। अब यहां पे सूरज मामू है जो व्हाइट लाइट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से ये व्हाइट लाइट का सोर्स, ये व्हाइट लाइट का सोर्स, ये देखिएगा, ये आया, ये यहां पड़ा। जब ये व्हाइट लाइट यहां से निकल के इधर पहुंची है, तो ये किसको टकराई है? प्रिज्म को टकराई है। किसको टकराई है? प्रिज्म को टकराई है। अब प्रिज्म को जैसे ही टकराई है, प्रिज्म का काम क्या है? ये आपने एक चीज पढ़ी है, एक लफ्ज होता है रिफ्रैक्शन, एक लफ्ज होता है रिफ्लेक्शन, और एक लफ्ज होता है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जब भी एक लेस डेंसर से मोर डेंसर में आए तो लाइट बेंड टुवर्ड्स 90, मोर डेंसर से लेस डेंसर में जाए तो बेंड अवे फ्रॉम 90। रिफ्लेक्शन कहते हैं जिस एंगल से आए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? सेम। और अपना डिस्पर्शन या डाइफ्रैक्शन किसे कहते हैं? कि जो कोई लाइट आए वो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से बेंड हो जाए, अपने वेवलेंथ के हिसाब से क्या हो जाए? बेंड हो जाए। अब सुनिएगा जरा गौर से, ये व्हाइट लाइट आई, कुछ जनाबे वाला ऐसे सीधा ही गुजर गए, कुछ थोड़ा बेंड हुए, कुछ थोड़ा और बेंड हुए, कुछ थोड़ा और बेंड हुए, ऐसे बेंड हुए, और बेंड हुए, और बेंड हुआ। इस तरह बेंड होते होते वो अपने तकरीबन कमोबेश 7 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होगी। कितने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होगी? 7 कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब है कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 400 से
400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान ये मामला बने। अब जब इसको देखा गया ना कि इसकी वेवलेंथ का क्या चक्कर था, तो सुनिएगा यहां पर ये तरतीब है। ये मैंने क्या लिखा है, विब गयोर, VIBGYOR, विब गयोर। देखो V स्टैंड्स फॉर वायलेट, सबसे कम 400 नैनोमीटर वाली वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर से इधर को जाते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ के हिसाब से इसकी बेंडिंग होगी। अब इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या होगी, डिस्पर्शन होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्पर्शन की। ये लाइट की एक सीधी वेवलेंथ आ रही थी, यानी कि असल में लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स एंड एवरी कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ। तो इफ डिफरेंट वेवलेंथ हैव डिफरेंट बेंडिंग इफेक्ट, तो इस वजह से यहाँ पे अगर ये वाली है तो ये देखो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली है वो सीधी गई है, जो कम वेवलेंथ वाली है वो सबसे ज्यादा मुड़ी है। इसका मतलब इसके मुड़ने का स्टाइल है, इसके मुड़ने का स्टाइल है। क्या स्टाइल है वो जरा यहाँ पे हमें समझ आने के लिए हम थोड़ा सा डाइफ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे असल में डाइफ्रैक्शन हुई कैसे है और किस बेस पे हुई है। ठीक है, तो हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन द basis of wavelength is called dispersion और डाइफ्रैक्शन। उसे हम डिस्पर्शन भी कह सकते हैं या फिर डाइफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि बेंडिंग किस बेस पर, वेवलेंथ की बुनियाद पर किसी चीज का टर्न होना। अब सुनिएगा कैसे टर्न होता है। ग्रेटर इज द वेवलेंथ, लेसर इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कह लो या सिंपल उसे वर्ड में बेंडिंग कह लो। सिंपल वर्ड में क्या कह लो, बेंडिंग कह लो। अब इसका मतलब है कि हमें यह समझ आ गया कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसने कम मुड़ना है और जिसकी वेवलेंथ कम है उसने ज्यादा मुड़ना है। ठीक है, ये बात आपने अपने दिमागों में व्यवस्थित कर ली, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, तो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसकी बेंडिंग कम। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा 800 नैनोमीटर, सबसे कम मुड़ी है, बिल्कुल सीधा गया है। और वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ कम है तो इसलिए ज्यादा मुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सीधी जा रही है और ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है और ये सबसे ज्यादा मुड़ रही है। सबसे ज्यादा मुड़ रही है उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। तो असल में स्पेक्ट्रम की बुनियाद क्या ठहरी, वेवलेंथ ठहरी। स्पेक्ट्रम की बुनियाद क्या ठहरी, वेवलेंथ ठहरी। सही हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बुनियाद से हम लोग उसे अरेंज करते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है ना कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो सिर्फ वो है ना जो विजिबल है, हमें नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल light there are 7 अदर रीजन्स। इसके अलावा 7 और रीजन्स हैं
which are arranged in decreasing wavelength order is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं कि मतलब विजिबल लाइट के अलावा भी तो है ना, जो आपने सुनी हुई है एक्सरे, ये वो इस तरह की चीजें सुनी हुई है। ठीक है, तो अब मैं वेवलेंथ के हिसाब से इसे अरेंज करने का तरीका बताने लगा हूं। तो ये शॉर्टकट है आपके पास, तो जिससे आपको सारे के सारे रीजन्स समझ आ जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले जाए कि नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं, तो आपने बोलना है 8 रीजन्स हैं। कितने रीजन है? 8 रीजन है। तो सुनिएगा क्या तरतीब है इसकी। रमी वक्स जीसी, रमी वक्स जीसी, ये सुनिए। आर, ये देखो, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, और सातवां ये है, और लास्ट वन ये है। अब मैंने ये क्या तरतीब बताई? रमी वक्स जी, ये देखो, आर रेडियो वेव, एम माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड रेज, वी विजिबल रीजन कह लो या लाइट कह लो, यू अल्ट्रा वायलेट रीजन कह लो, एक्स रेज से मुखातब किया जाता है, जी स्टैंड्स फॉर गैमा रेज, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रेज। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रेज। ठीक है, अच्छा, अब मैं फिर से बता रहा हूं कि इस प्रिज्म से गुजरने वाली जो सिर्फ विजिबल लाइट है वो हमें नजर आती है, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स है वो हमें विजिबल नहीं होते। इसलिए हम लोग उनको कहते हैं कि जो इनविजिबल जो पार्ट था वो वाला पार्ट है, उसके अंदर कौन कौन सी रेज आती है। उसके अंदर हमने कहा कितनी आती है? ये 7 आती है, प्लस विजिबल। विजिबल से 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 4। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मैं यहां पर कुछ इंडिकेशन करने लगा हूं। अगर ऊपर से नीचे आए, अगर ऊपर से नीचे आए तो वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये ठहरा कि सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? कॉस्मिक की। और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की। ऐसे ही मैं अगर यूजेस बताऊं ना, थोड़े से इसके इस हिसाब से यूजेस सुन ले। रेडियो वेव सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। इसीलिए ये क्या नाम उसे बोलते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी वॉइस ट्रांसफर के लिए, खला में इस तरह की जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो है वो नीचे अगर विजिबल तो सिंपल है ना, और जो है वो एक्सरेज वगैरह आपको पता है कैथोड रे बनाने के लिए वो डिफरेंट इसके यूजेस हैं, और एनालिसिस के लिए बायोलॉजिकल इफेक्ट है। फिर गैमा रेज है, आपने पढ़ा हुआ, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। कॉस्मिक रेज तो वो है ना जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाली रेज होती है, और आपने वो ओजोन डिप्लीशन का चक्कर और ओजोन लेयर का पढ़ा हुआ है कि ओजोन जो है वो कॉस्मिक रेज को नहीं आने देती, बहुत कम आने देती है, क्योंकि हाई एनर्जी वाली होती है। अच्छा, ये तो था क्या कि ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है? वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। वेवलेंथ तो कम हो रही है, बाकी चीजें ऊपर से नीचे क्या होती हैं वो भी तो समझने वाली बात है ना।
जैसे कि ये तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के अलावा बात करें तो एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद वेव नंबर की बात करेंगे, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है, जो आपके पास है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में भी आपने पढ़े थे, उसमें देखो एनर्जी हो, वेव नंबर हो, फ्रीक्वेंसी हो, ये सारे के सारे वेवलेंथ के इनवर्स हैं, ये सारे के सारे वेवलेंथ के इनवर्स हैं, यानी कि एनर्जी इनवर्स विद लैम्डा, वेव नंबर इनवर्स विद लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनवर्स विद वेवलेंथ। ठीक है, ये सारे वेवलेंथ के क्या इनवर्स। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो ये तीनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ये तीनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो हम बोलेंगे INCREASE, यानी कि ये तीनों इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट हमें क्लियरिफाई हो गई कि ये एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यहां पर हमने स्पेक्ट्रम का बनना समझा कि प्रिज्म के जरिए डायफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन या डिस्पर्शन या बेंडिंग होती है, बेंडिंग की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। और हाउ मेनी रीजन्स आर इन देयर स्पेक्ट्रम, 8। ठीक है, सबसे कम एनर्जी वाला रेडियो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेडियो, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कॉस्मिक, सबसे कम वेवलेंथ वाला कॉस्मिक। क्लियर हो गया। तो यहां तक हमारे पास क्या हुआ जी, स्पेक्ट्रम की हमें फॉर्मेशन, स्पेक्ट्रम में मौजूद कलर, ठीक है, और दो शॉर्टकट मैंने बता दिए। इधर बताया मैंने रमी वक्स जीसी, और इधर मैंने बताया विब गयोर। इधर मैंने क्या बताया, विब गयोर। क्लियर हो गया। तो यहां तक था जी स्पेक्ट्रम। अब सुने वाला स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम बनाना तो हमने सीख लिया है, अब इसकी दो टाइप्स हैं। अब दोनों टाइप्स में हमने पहले समझना है, एक है जी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक दूसरे को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रम की जो दोनों टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उन्हें कैसे बनाना है। पहली टाइप कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस, और दूसरी कौन सी है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम लोग पहले कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं और साथ साथ डिसकंटिन्यूअस को पढ़ते हैं। हम कहते हैं स्पेक्ट्रम which is formed by, जो कैसे बनता है, ठीक है, जो कैसे बनता है, dispersion of white light passing through prism and have no sharp boundaries is called continuous spectrum। इसमें ये मैंने शर्त लगा दी कि इसके अंदर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होनी। शार्प बाउंड्री का मतलब होता है कि इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, अब सुनिए, इसे क्या कहते हैं, अ स्पेक्ट्रम which is formed by the excitation and de-excitation of
atoms when heat or electromagnetic radiations are passed and have sharp boundaries is called discontinuous। तो एक हमने बात कही कि एक कंटिन्यूस है और एक क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस के अंदर देखें कि इसके अंदर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती और इसके अंदर हम कहते हैं ये शार्प बाउंड्री यानी कि एग्जैक्ट बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज होंगी तभी तो हम एक लाइन को दूसरे से अलग कर सकेंगे। जब दूसरे से अलग कर सकेंगे तो हमसे कहते हैं ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इनके में फासला है। फासला का मतलब है ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली अरेंज्ड नहीं है, बल्कि ये आपस में डिसकंटिन्यूस वे से अरेंज है, ये बिल्कुल सही से साथ जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अगली हमने नोट करवानी, आपको देखिएगा यहां पे होती क्या है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, और यहां पे क्या होती है, डिस्पर्शन। तो बात समझ रहे हैं आप, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा या डी एक्साइट करेगा, तो एनर्जी एमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होना है, लाइट ने आना है, जो भी रेडिएशन ने आना है उसने बेंड हो जाना है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। दो डिफरेंट चीजें हैं। अगली बात, यहां पे हमने यूज क्या करना है, प्रिज्म। यहां पे हमने क्या यूज करना है, प्रिज्म, और यहां पे क्या यूज करनी है, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करनी है। हीट यूज होगी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यूज होगी। सही है। इसके बाद अगली बात हम कहते हैं वन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कांट बी सेपरेटेड कह लें या आइसोलेटेड कह लें फ्रॉम अदर लाइन। इसमें जो लाइंस है स्पेक्ट्रम की वो एक दूसरे से सेपरेट हम नहीं कर सकते, और यहां पे हम कहते हैं वन लाइन कैन इजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर लाइन, क्योंकि उसकी डिफरेंट है, वेवलेंथ वगैरह हर चीज डिफरेंट है। यहां पे हम सेपरेट कर सकते हैं और यहां पे हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क क्वांटिटी, और ये वाला it is the property of atoms in gaseous state mostly। ठीक है, लिक्विड सॉलिड में भी हो तो भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली किस में होते हैं, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसे जरा मजीद वजाहत की तरफ लेके आऊं, ठीक है, तो वजाहत में ये है कि ये वाला एटम्स है, प्रॉपर्टी है, और ये वाला मैटर, और मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, मॉलिक्यूल। मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो ये वाली प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, एटम्स की। वो भी मोस्टली किसमें हो, गैसियस स्टेट में। तो हरी बात है, एटम एक्साइट करते हैं और क्या करते हैं, डी एक्साइट करते हैं। इसके बाद इट है नो टाइप, यानी कि सिर्फ एक ही टाइप है, ऐसे लिख लो। और इट हैव टू टाइप्स, इसकी दो इकसाम है। एक को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एमिशन और एक को हम लोग बोलते हैं
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि डी एक्साइटेशन होगी तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा और एक्साइटेशन होगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। इसकी टाइप्स को हमें डिटेल से पढ़ना है और इसकी कोई टाइप नहीं है, यानी कि एक ही टाइप है, मतलब कि यहाँ पे दो टाइप्स हैं और यहाँ पे एक टाइप है, जो भी है वो खुद ही है। इसकी दो तीन टाइपें नहीं है, इसकी दो टाइप्स है, एमिशन भी है और एब्जॉर्प्शन भी है। अगली बात सुनिए, इट हैव ranges of wavelength, इसके अंदर रेंजेस होती हैं, यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, तो आप ये नहीं कह सकते 800 नैनोमीटर, आप कहेंगे 700 से 800 तक रेड है, 700 तक फॉर रेड, 750 तक नियर रेड और 800 तक देन फॉर रेड। नियर रेड और फॉर रेड का मतलब क्या होता है, मतलब आप इसकी एग्जांपल एक समझते हैं ना, रेनबो। रेनबो एक एग्जांपल होती है, इसी की हमने एग्जांपल पढ़नी है। आपको आसमान पे कलर नजर आते हैं, क्या सारे कलर एक दूसरे से अलग नजर आते हैं? ऐसे दो तीन कलर नजर आ रहे होते हैं, कभी भी हमें सारे कलर वाज़ेह तौर पे नजर, ऐसा नहीं है कि 2 इंच जो है वो अपना ग्रीन कलर है, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ब्लू कलर है, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के येलो, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो जो विब गयोर बनता है वो हम उसे क्लियर कट अलहदा नहीं कर सकते। वन कलर इज मर्ज इनटू अदर, और इसमें कोई मर्जिंग नहीं होती। इसमें इसलिए रेंज होती है कि 800 से लेकर 700 तक रेड है, 700 तक लाइट रेड होगा, 750 तक डार्क रेड होगा, देन 800 तक देन लाइट रेड होगा। ऐसे में अगर बात करूं विब गयोर की, तो लाइक जो ग्रीन है, ग्रीन है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग बात करें कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है, तो वो जरा सुने। जैसे देखो, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। ये देखो, ग्रीन थोड़ा थोड़ा सा लाइट होता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है, येलो थोड़ा थोड़ा सा डार्कर होता है, ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज थोड़ी सी शेड चेंज करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड। अगर मैं आपसे बात करूं येलो और रेड के दरमियानी कलर क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज रेड की तरफ भी जा सकता है, ऑरेंज फीका हो तो येलो की तरफ भी आ सकता है। इसलिए वन कलर चेंज इनटू अदर हो रहा होता है और ऐसा ऐसा मर्ज हो रहा था, इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। एक कलर फीका होता है, दूसरा कलर बन जाता है, दूसरा कलर चेंज होता है, तीसरा कलर बन जाता है, उसमें कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कट बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, तो हमने कह दिया इट हैव रेंजेस ऑफ वेवलेंथ और it have exact and sharp wavelengths। इनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो क्या होती हैं, एग्जैक्ट होती हैं, और दूसरे अल्फाज में आप कह रहे हो शार्प। शार्प का मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। ठीक है, शार्प का मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्ट ही हम मानते हैं। सही हो गया। तो ये तो थी इसकी ये डिफरेंस। अब यहां पे हम कहते हैं वन बैंड इज मर्ज्ड कह लो या डिफ्यूज कह लो इनटू अदर। इसमें एक बैंड दूसरे में मर्ज होती है और इसमें कह लो वन बैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर, दूसरे से टोटल अलग होती है, कोई इसमें डिफ्यूजन वाला चक्कर नहीं है। अब हम एक दो एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। इसकी तो एक ही एग्जांपल है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हमने करनी है। ठीक है, अब सुनिएगा, इसकी एग्जांपल है रेनबो। इसकी एग्जांपल क्या है, रेनबो। ठीक है, उसमें हम लोग कहते होते हैं कि रेनबो के अंदर जो है वो सारे जो कलर्स हैं, आर कलर्स आर डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर। सारे कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कोई भी सेपरेट नहीं होता। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसमें कोई कलर का फर्क नहीं है कि ये कलर है येलो, येलो कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा डार्कर होता है तो ऑरेंज बन जाता है, और डार्कर होता है तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं है कि पहले येलो फिर थोड़ी सी स्पेस है फिर ग्रीन, ऐसा नहीं है।
ठीक है, स्पेस पूछ वाला चक्कर नहीं है, कंटिन्यूस है। इसमें दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल सोडियम स्पेक्ट्रम है और दूसरी एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, पहली एग्जांपल सोडियम स्पेक्ट्रम है और दूसरी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, अब सोडियम स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हम दोनों की कर लेते हैं। अब सुनिए, स्पेक्ट्रम गिव टू separated line when sodium metal is heated, या मतलब उसको वो बर्निंग ग्लो में लाया जाता है ना, तो ये एक्साइट करके डी एक्साइट करता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लाइंस देता है, डबल स्लिट मॉडल देता है, तो वो अलग अलग सी लाइन बनती है। फिर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस filled in tube give spectrum when heat or electromagnetic rays are given to it। जब इसमें से हीट गुजरे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गुजरे तो ये क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। अब उस स्पेक्ट्रम की मैं एक आध एग्जांपल, मतलब उसकी डायग्रामेटिकल फॉर्म बनाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को स्पेक्ट्रम को क्लियर कट देख सके कि ये स्पेक्ट्रम होता कैसे है, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता कैसे है। देखिएगा यहां पे ये स्पेक्ट्रम ऐसे होता है, ठीक है जी। अब ये लाइनें बनती हैं, वो लाइनें मैं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। देखो ये दोनों सेपरेटेड लाइन है, डिस्टेंस गैप लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है। क्यों? इधर से इधर हम लोग क्या लेते हैं, वेवलेंथ लेते हैं। इधर से इधर हम क्या लेते हैं, वेवलेंथ लेते हैं, वो भी किसमें, नैनोमीटर में। जब वेवलेंथ बढ़ती है तो ये वाली बैंड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इधर को आते आते याद रखें, जब ये इधर से इधर आता है इनका डिस्टेंस कम होता है। जब वेवलेंथ बढ़ती है तो जाहिर बात एक वेवलेंथ इधर है, फिर बड़ी वेवलेंथ के बाद एक लाइन आएगी, फिर उसका डिस्टेंस क्या होना है, ज्यादा आना है, डेफिनेटली वो ग्रेटर होगा, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो हम लोग कहते हैं अगर हम इधर से इधर आए तो याद रखें स्पेक्ट्रम बिकम कॉन्टिन्यूअस। स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है, स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। मतलब इधर से इधर आते हैं वेवलेंथ कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। वो लाइनें पास आती 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 इतनी ज्यादा पास आ जाती हैं कि वो लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं। जब वो लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं तो इधर तो वो डिसकंटिन्यूअस है, तो वो बहुत बारीकी में जाएंगे। जब छोटी वेवलेंथ में डिस्कस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ही बन जाएगा। लेकिन ये वाला स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस है कि ये वाली एक वेव, ये वाली एक वेव, ये वाली एक वेव, ये वाली एक वेव, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड। अगर ये व्हाइट है तो ये डार्क है, अगर ये डार्क है तो ये व्हाइट है, सही है। तो एक बैंड, फिर उसके बाद स्पेस, दूसरी बैंड, फिर स्पेस, तीसरी बैंड, फिर स्पेस, चौथी बैंड, फिर स्पेस। तो इसमें स्पेस के साथ बैंड्स आ रही हैं और बैंड्स एक दूसरे से सेपरेटेड है। अगर सोडियम मेटल यूज करते हैं तो उसकी जो बैंड्स बनती हैं वो दो बनती हैं, वो अलग अलग से बनती हैं। हाइड्रोजन की बनती है तो वो काफी ज्यादा बनती हैं, ठीक हो गया। तो वो लेकिन होती क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूअस के अगले दो नाम है, डिसकंटिन्यूअस को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा कि एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। फिर एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में से एमिशन की एग्जांपल हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अलग से एक टॉपिक पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रम पर ही जो है वो डिस्कशन होगी, वो उसकी टाइप्स होगी और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमने आज स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन पढ़ी, उसके आठों के आठों रीजन्स पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स पढ़े, विजिबल रीजन पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी। देन हमने फिर उसकी दो टाइप्स हैं एटॉमिक एमिशन की, सॉरी स्पेक्ट्रम की, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, उसके अंदर डिफरेंस पढ़ा। डिफरेंस के साथ जो स्पेक्ट्रम है वो बनाए हमने। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। लव यू ऑल।